जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत, मेहनत, जिल और जोश के साथ अपनी स्टडी में लगे हुए हो। अगला जो आपका एग्ज़ाम है वो है आपको 20 जुलाई को है, आई थिंक, ठीक है। अगले जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं इस वीडियो को आप बहुत ही केयरफुली देखें। अगर आपने एक चीज़ नोट किया है तो जो पढ़ाया गया आपको, हमने हमेशा कहा है, सोर्स को हमने लिमिट किया था और बहुत ही सटीक तरीके से चीज़ों को हमने आपके सामने रखा था। परफॉर्मेंस आप देख चुके हैं, कल हमने स्टेटस में भी डाला और जब रिजल्ट आएगा तो उसमें भी दिखेगा। एक चीज़ मैं आप सबको सामने में रखता हूँ कि देखिए, जब भी स्टूडेंट बाहर निकलते हैं तो उनको वो क्वेश्चन ज़्यादा याद रहता है जो ईजी होता है, मॉडरेट होता है, ठीक है। एग्ज़ाम का अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप बाहर आते हैं तो आपको याद नहीं रहता है, क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है, स्टेटमेंट वाइज्ड होता है, ठीक है। तो आपका जो टारगेट है कि जो इजी से जो मॉडरेट क्वेश्चंस आए हैं, मान लीजिए आप कहीं भी आपने एग्जाम दिया हो, जो 50 से जो 55 क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चंस आते हैं वो आपका गलत नहीं होना है। वही मैं आपको बार बार कह रहा था। और मानिए कि कहीं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गया है, ठीक है, तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है, और वहाँ कटअप जो है फिर उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो अगर आपने, ठीक है, अच्छे से परफॉर्म किया और पेपर अगर टफ था तो आपका टेंशन नहीं लेना, वहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। और फिर से मैं वही कहूँगा, जितने लोग भी आगे एग्जाम देने वाले हैं, ये आपके ऊपर है कि आप सिलेक्शन चाहते हो कि नहीं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, अगर मैं देखूं कि किस लेवल तक, बोलते हैं ना एकदम माइक्रो लेवल पे एनालिसिस इसको कहा जाता है। देखिए, एक 2 दिन पहले आपका एक शॉर्ट्स डाला गया था कि जो लचीलापन जो होता है, ठीक है, पौधे में किस कारण होता है। देखिए, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन छप गया। हमने इस पेपर को, पूरा बिहार पुलिस का पेपर को बहुत ही डीप डाउन एनालिसिस करके 75 टॉपिक हमने आपको दिया था। हमने कहा था बस ये पढ़ लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। आगे जितने भी शॉर्ट्स डले हैं, जैसे कि आपका ये यहाँ से क्वेश्चन था, ठीक है, लचीलापन से 3 दिन पहले आपका ये डला था कि शॉर्ट्स आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन। बट ये रिसेंटली डला था तो ये दिमाग में मेरे था, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आया हुआ। अभी जितने लोग भी एग्जाम देने वाले हो, अगर आपको एग्जाम निकालना है और हंसते हुए बाहर आना चाहते हो, ठीक है, कि सर इस बार तो हो रहा है, मैं फिजिकल करने के लिए तैयार हूँ या तैयार हूँ, ठीक है। अब देखिए, पहला आपको करना है बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। टोटल 12 वीडियो है, ठीक है। आज इसको मिला के 13 हो जाएगा और कंटिन्यू अभी सीरीज बना रहेगा, तो आपको कुछ भी इसके बाद करना ही नहीं। उसके बाद है आपका बिहार पुलिस करंट अफेयर्स का परफॉर्मेंस देख चुके हैं, 5 क्वेश्चन आ रहा है, मैक्सिमम इसमें से ही आपका आ रहा है। तो बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, वो आप कर लोगे। और बिहार पुलिस क्लास, बिहार पुलिस क्लास में 17 वीडियो है, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 12 वीडियो है, करंट अफेयर्स में 5 वीडियो और मैथ्स में आपका 2 वीडियो। सबसे पहले ये वीडियोस देखें, कुछ भी आपका टाइम वेस्ट वहां नहीं किया गया, टू द पॉइंट, कोई भी लाइव का कंसेप्ट नहीं। आप 1.5x के स्पीड से देखिए। बाकी PYQ का एनालिसिस का PDF के लिए आप नीचे है, नॉर्मल चार्ज रखा गया हो, आप ले सकते हो, ठीक है। और वही PDF को दूसरे वाले जो आपके जितने भी पेड टीचर्स लोग हैं उस PDF को शेयर भी कर रहे हैं और अपने ग्रुप में डाल रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई नहीं, बच्चे हैं, एटलीस्ट समझ में आएगा कि ड्रीम डोज क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये है बिहार पुलिस क्लास वाला कर लेना, यहाँ है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले करना बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद बिहार पुलिस क्लास, ठीक है। ये इसमें 12 वीडियो, इसमें 17 वीडियो, बिहार पुलिस करंट अफेयर 6 वीडियो और आपका मैथ्स वाले में 2 वीडियो है, ठीक है। इतना आप जरूर कीजिए। अभी जब हम एनालिसिस आप स्टार्ट करेंगे उसके साथ आप बने रहिएगा। और जो 75 टॉपिक जो आपको दिया गया था, ठीक है, जो 75 टॉपिक दिया गया था वो वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। कोई भी रणनीति में आप चेंज ना लाएं, जो आपको बताया गया है 75 टॉपिक वही आपको करना है। PYQ के हिसाब से अपने आप को कंप्लीट कीजिए, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। अब जो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ आपके सामने रखूँ, एक और चीज निकल के सामने आ रहा है कि पेपर लीक का। देखिए, इस पे हम अलग वीडियो अगर होगा तो इस पे देखिए, आज के समय में अगर कोई स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है तो खुद स्टूडेंट ही है। अब ये सोचो कि 99% या 98% जो स्टूडेंट पढ़ के जा रहे हैं, उस 2% स्टूडेंट के लिए पूरा जिंदगी उनका बर्बाद है, ठीक है। इतना मेहनत हुआ, ठीक है, सब चीज़ वो अच्छे से जाके परफॉर्म किया, पेपर टफ आया तभी भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने अच्छा या नॉमिनल 50 भी क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किया है, वो पेपर पे डिपेंड करता है। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे बस उनको क्या है कि वर्दी लेना है, वो भी कैसे लेना है,
पेपर छाप के। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ 2% स्टूडेंट के वजह से, या कहो 1% स्टूडेंट की वजह से पूरा स्टूडेंट समाज का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है आगे क्या किया जाए। तो अब इस लेवल पे आगे देखा जाएगा कि आखिर जो पेपर बाहर आया था, क्योंकि जो पेपर हम तक भी पहुंचा काफ़ी लेट, बहुत लेट आया था। ठीक है, अब वो कब बाहर हुआ, कितना बजे बाहर हुआ, इस पे डिपेंड, अब वो तो आयोग करेगी। बट ये चीज़ है कि जो जितने भी बड़े टीचर हैं, ठीक है, एक टीचर को छोड़ के कोई कभी भी कुछ भी हो, ठीक है, एक ही टीचर मुझे दिखता है, ठीक है, उनको छोड़कर और कोई भी टीचर नहीं है जो आगे आता है। बाकी ड्रीम डोज को सब्सक्राइब कीजिए, आगे हम आप सबका आवाज़ जरूर बनेंगे, आगे जो भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए यही आपका ये उससे आया हुआ था। ठीक है, तो अब मैं एनालिसिस करते हुए जाऊंगा। आपको क्या करना है, जैसे कि हमने बोला कि पहला क्वेश्चन आया था कि प्लांट में जो लचीलापन होता है वो क्यों होता है। ठीक है, तो हमने आपको, अगर आप शुरू से मुझसे जुड़े हुए, तो हमने बस आपको एक चीज कहा था कि जो आपका पादप उत्तक पढ़ना है उसमें 2 पढ़ना है। ठीक है, बस 2 तरीके का स्थायी उत्तक पढ़ना, और स्थायी उत्तक में भी आपका 2 तरीके का उत्तक होता है, कि जटिल स्थायी उत्तक और एक होता है सरल स्थायी उत्तक। बस यही पढ़ना है। हम फिर से कहते हैं, अगर आप ड्रीम डोज से जुड़े हुए हो, आप इजीली सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि माइक्रो लेवल पे हम एनालिसिस कर चुके हैं आपका बिहार पुलिस का। ठीक है, तो वहीं से क्वेश्चंस था, क्वेश्चंस देखते हुए जाओगे और उसको मैं जो एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले था कि जो प्लांट में जो लचीलापन होता है वो क्यों होता है। तो 3 मैंने आपको बताया था। पहला आपको याद रखना है कोलेनकाइमा। ठीक है, तो जो कोलेनकाइमा जो है मैंने आपको बताया था, कोलेनकाइमा क्या होता है, आपका मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, प्लस जो आपका जो लचीलापन जो होता है वो किसके कारण होता है, तो वो कोलेनकाइमा का। दैट मींस अगर आपको पूछेगा कि प्लांट में जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ठीक है, वो किस उत्तक के कारण होता है, तो वो है आपका कोलेनकाइमा, आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो भी आपका प्लांट है, जितने भी प्लांट है जिसका बाहरी परत बहुत ही कठोर होता है, तो वो किस उत्तक के कारण होता है, तो वो आपको याद रखना है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, क्या याद रखना है, स्क्लेरेनकाइमा, या इसको दृढ़ उत्तक बोला जाता है। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के कारण क्या होता है, जो बाहरी परत होता है वो बहुत ही क्या होता है, कठोर होता है। चाहे आप देख लो कोई भी जो फल है जिसका बाहरी परत, जैसे कि कटहल है, कटहल का बाहरी परत बहुत ही क्या होता है, कठोर होता है। क्यों होता है, तो आपका स्क्लेरेनकाइमा के कारण। मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सपोर्ट किनके द्वारा दिया जाता है, तो स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा दोनों यांत्रिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पर जो लचीलापन है, जो मैकेनिकल सपोर्ट है, आपका जो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो कोलेनकाइमा के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही एक और याद रखोगे जो है आपका पेरेनकाइमा। ठीक है, पेरेनकाइमा, तो जो पेरेनकाइमा है, सबसे पहले याद रखिएगा, जो पेरेनकाइमा जो है ये फूड का स्टोर करता है, खाना का जो स्टोर करना काम होता है वो पेरेनकाइमा का होता है। ये चीज अच्छे से याद रखिएगा। और यही पेरेनकाइमा जब आपका वाटर में जब आपका मिलता है, मतलब जो भी जलीय पौधे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एरेनकाइमा। तो जो आपको पूछा जाएगा, तो जलीय पौधे होते हैं जो पानी के ऊपर होते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो एरेनकाइमा। यहां से क्या क्या याद रखोगे, आप मेरे साथ बोलो। सबसे पहला जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, वो किस उत्तक के कारण किया जाता है, तो कोलेनकाइमा के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जो यांत्रिक सपोर्ट है वो किस उत्तक के द्वारा, तो आपका कोलेनकाइमा प्लस आपका स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, उसके बाद याद रखोगे जो भोजन का जो भंडारण करता है, फूड स्टोर करता है, वो कौन करता है, तो आपका पेरेनकाइमा करता है। और जो जलीय पौधे में जो मिलते हैं, ठीक है, वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका एरेनकाइमा होता है। एक चीज हमेशा याद रखें, जब हम लोग बात करते हैं कोलेनकाइमा का और पेरेनकाइमा का, तो ये लिविंग टिश्यू होते हैं, दैट मींस ये जीवित उत्तक होते हैं। याद रखना क्या होता है, ये जीवित उत्तक होते हैं। और जो आपका स्क्लेरेनकाइमा है, ये क्या होता है, ये डेड टिश्यू होता है, मतलब मृत क्या होता है, डेड उत्तक होता है। ये चीज आपको याद रखना है, स्क्लेरेनकाइमा। एक चीज और याद रखना, जो आपके दरोगा में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, दरोगा और बिहार पुलिस दोनों में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि जो आपका आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन था, तो ये था आपका। साथ ही साथ इसके साथ आप 2 और याद रखोगे, एक है आपका जाइलम और एक है आपका फोइलम। इसमें तरीका बस आपको याद रखना है किस किस तरीके से घुमा के वो क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि जाइलम, जाइलम मतलब जल, तो याद रखिएगा जो जल है, ठीक है, जो जल है आपका, ठीक है, जल और आपका पोषण, दैट मीन्स आपका जो मिनरल्स होता है, खनिज जो होता है, ठीक है, तो जल और खनिज जो है पूरा का पूरा, ठीक है, प्लांट में कौन आपका सर्कुलेट करता है, तो है आपका जाइलम उत्तक या जाइलम टिश्यू, आपको याद रखना है। वही आपका पूछा गया था कि पत्तों से जो खाना पत्ता में जो बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसको
ठीक है। आपका पूरे पौधे में कौन लेके जाता है, तो आपको याद रखना है खाना जो पूरे पौधे में लेके जाता है, ठीक है, फूड जो लेके जाता है वो है आपका फोइलम, ठीक है। क्या है आपका फोइलम, तो याद रखिएगा जल और खनिज, दैट मीन्स वाटर और मिनरल जो है पूरे आपका प्लांट में कौन आपका लेके जाता है, तो जाइलम लेके जाता है। और वही अगर आपका बोले फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो खाना बनाया जाता है, ठीक है, वो पूरे प्लांट में कौन लेके जाता है, तो फोइलम। एक डिफरेंस इन दोनों में और आपको याद रखना है कि जो जाइलम जो होता है ये क्या होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक डायरेक्शन में जाता है, मतलब नीचे से सिर्फ ऊपर जाएगा। बट ये जो होता है आपका फोइलम जो होता है ये क्या होता है आपका बाई डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब ये नीचे भी जाता है ऊपर भी जाता है, हर डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। ये क्या होता है आपका यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शन में जाता है। एक चीज और याद रखिएगा कि जाइलम का दो चीज इसका सब पार्ट होता है, पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा पार्ट जाइलम का नहीं है, तो जाइलम में आपको याद रखना है ट्रेकाइड्स, जाइलम में याद रखना है आपका वेसल, ठीक है, वेसल। ये इतना डिटेल अगर नहीं भी जाएंगे तो चलेगा, अभी आप बिहार पुलिस के लिए बस इतना याद रखो कि जाइलम एंड फोइलम के बारे में आप इतना याद रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि दरोगा में एक बार पूछा गया था, इसीलिए मैं आपको चाहूँ कि ये चीज़ मैं आपको करवा दूं कि जाइलम का जो पार्ट होता है, एक होता है आपका ट्रेकाइड और एक होता है आपका वेसल, ठीक है। और जो फोइलम जो होता है इसमें होता है आपका कॉम्पेनियन सेल, ठीक है, कॉम्पेनियन सेल, ठीक है। तो ये चीज आप पक्का याद रखिएगा, ठीक है, कि ट्रेकाइड्स और वेसल, आपको पूछा गया ट्रेकाइड्स और वेसल किसका पार्ट है, तो आपको याद रखना ट्रेकाइड्स और वेसल जो है आपका जाइलम का पार्ट है। और कॉम्पेनियन सेल जो है किसका पार्ट है, तो कॉम्पेनियन सेल और इसके साथ एक याद रखिएगा सीव ट्यूब। क्या होता है, सीव ट्यूब। अब ये ही इंग्लिश में ही याद रखना, ठीक है, इसमें कुछ ये नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि आपका ट्रेकाइड और वेसल, ठीक है, किसका भाग है, ट्रेकाइड और वेसल, ये दरोगा में पूछा जा चुका है, तो आपका जाइलम का। और कॉम्पेनियन सेल और सीव ट्यूब जो है, ठीक है, सीव नलिका जो होता है वो किसका भाग है, ठीक है, तो वो है आपका फोइलम का। सेल मतलब होता है आपका कोशिका, ठीक है, तो कॉम्पेनियन कोशिका किसका भाग है, तो फोइलम का। सीव ट्यूब किसका भाग है, तो आपका फोइलम का, ठीक है। तो इतना आप यहाँ से इस चीज से एटलीस्ट आप यहाँ से याद रखोगे, ठीक है। तो जाइलम और फोइलम के बारे में इतना याद रखोगे। उसके बाद आपको पूछा गया था, ये आपको ये सब चीज मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, पीडीएफ में देखिएगा तो सब क्वेश्चंस वहीं से हैं, ठीक है। एलम, एलम मतलब जो आपका जो फिटकिरी होता है उसका सूत्र क्या होता है ये पूछा गया, ठीक है। फिटकिरी क्या होता है वो सूत्र इससे पूछा गया, तो ये है आपका सूत्र, आप देख सकते हो, ये आपको करवाया गया था और PYQ में K2SO4.Al2SO424H2O। अब इससे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, सबसे पहले तो आपका एलम का पूछा गया, दूसरा आपको पूछा गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये अभी के एग्जाम में, तो मैंने आपको बताया था प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, तो इसका भी क्लास आपको वही बिहार पुलिस वाले क्लास में मिल जाएगा, जितना भी आपका फॉर्मूला है वहीं से पूछा गया। तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O क्या होता है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो जितना भी मूर्ति आप देखते हो, ठीक है, मूर्ति आप देखते हो जो उजला कलर का जो मूर्ति बनता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है जितना भी बैंडेज वैंडेज जो करते हैं, जो हाथ टूट जाता है तो उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। साथ ही साथ आप जिप्सम का यूज करके रखोगे, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है आपको याद रखना है कैल्शियम सल्फेट .2H2। तो याद रखिएगा जिप्सम को ही जब हम लोग हीट करते हैं 373 डिग्री पे, ठीक है, केल्विन पे, तो आपको याद रखना है जिप्सम को हीट करने से क्या होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसको जो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोला जाता है या आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद रखिएगा वहां क्या लिखा हुआ है, अगर वहां लिखा हुआ है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट तभी भी आप यही फॉर्मूला को टिक मारोगे, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, या प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखा जाए तभी भी आप यही मारोगे। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पूछे तभी भी ये मारोगे, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछे तभी भी ये मारोगे। पूछेगा आपका जिप्सम, तो जिप्सम का क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O होता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है,
याद रहेगा। और जब आपका जो मिट्टी जो है, ठीक है, जब आपका जो मिट्टी जो है बहुत ही क्षारीय हो जाता है, एल्केलाइन हो जाता है, तो क्षारीय प्रकृति का जो मिट्टी होता है उसको सही करने के लिए क्या यूज मिलाते हैं, तो जिप्सम ही यूज मिलाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका जो चूना पत्थर होता है, तो याद रखिएगा ये सब कितनी बार मैंने रटवाया, चूना पत्थर पूछे, ठीक है, चाहे आपका लाइमस्टोन पूछे, चाहे आपका चौक पूछे, ठीक है, चूना पत्थर को लाइमस्टोन बोला जाता है, तो चूना पत्थर, लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, सबका जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट आपको याद रखना है। साथ ही कुछ जल्दी से आप याद रखें, चूना का क्या होता है, तो CaO होता है चूना का, इसी को हम लोग लाइम बोलते हैं या चूना बोलते हैं या क्विक लाइम बोलते हैं। उसके बाद जो होता है, ये इसको बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। उसके बाद जो होता है आपका एक होता है, ये होता है लाइमस्टोन चूना पत्थर, एक होता है लाइम वाटर मतलब चूना पानी। तो चूना पानी का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये किस चीज का फॉर्मूला है, तो ये चूना पानी का, डेट मीन्स लाइम वाटर का, या इसी को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, या इसी को हम लोग स्लैक्ट लाइम बोलते हैं, या इसी को हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो बुझा हुआ चूना बोले, स्लैक्ट लाइम बोले, या आपका चूना पानी बोले, चूना पानी मतलब लाइम वाटर, ये सब का फॉर्मूला आप ये मारोगे, याद रखिएगा। ये सब चीज करवाया हुआ है। ये है आपका बिना बुझा हुआ चूना, ये है बुझा हुआ चूना, ये है आपका क्विक लाइम, ये है आपका स्लैक लाइम, और इसको हम लोग लाइम वाटर भी बोलता है। लाइम स्टोन हम लोग किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं। बाकी और बहुत सारे चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है, जैसे कि आपका फॉर्मूला आपको पूछा जाता है कि कॉस्टिक सोडा का क्या है, कॉस्टिक पोटास का क्या है, ठीक है। तो कॉस्टिक सोडा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, मेरे साथ बोलो, कॉस्टिक सोडा जो हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कॉस्टिक पोटास जो हो गया पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। और आपका बेकिंग सोडा जो हो गया सोडियम कार्बोनेट 10H2O हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब क्या होता है, तो बेकिंग सोडा जो होता है उसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये दो फॉर्मूला कम से कम आप याद रखना, ठीक है, कि वॉशिंग सोडा जो होता है, वॉशिंग सोडा धोवन सोडा जो होता है, ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट 10H2O होता है। ये है आपका धोवन सोडा, डेट मीन्स वॉशिंग सोडा। और एक होता है आपका क्या होता है, एक होता है वॉशिंग सोडा, एक होता है आपका एक होता है वॉशिंग सोडा, और एक होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। तो ये है आपका बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और यह आपका वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट 10H2O भी बोलते हैं। एक चीज आप याद रखें कि जब भी आपको पूछे कि जो बेकिंग सोडा है इसको आपको बेकिंग पाउडर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो इसमें हम लोग टार्टरिक एसिड मिला देंगे। तो टार्टरिक एसिड जब हम इसमें मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बेकिंग पाउडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस अभी आपको कम से कम याद रखना है, ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि पढ़ना क्या है, ठीक है। आपने ये समझा, जो मैंने बताया था वो आपका यहाँ से आया, जो फिर से ये भी था, ये तो सब क्वेश्चंस आपके PDF से ही डायरेक्ट छप गया है, जो 40 पेज का जो PDF है। उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी आपका दर्पण है, डेट मीन्स कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर हो गया मतलब अवतल दर्पण, ठीक है। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण। तो जो भी आपका इमेज जो फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब जो फॉर्म होता है, उससे क्वेश्चंस आपके बहुत रहेंगे, प्लस आपका मैग्निफिकेशन आवर्धन से भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो जो मैं आपके सामने रख रहा हूं अभी आप केयरफुली सुनिएगा कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव डेट मीन्स होता है आपका, कॉनकेव मिरर मतलब होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। अब इसमें हम लोग नीचे मिरर जो भी आपका जो इमेज फॉर्मेशन होगा, प्रतिबिंब का जो फॉर्मेशन होगा, वो हम आपके सामने रखने वाले हैं। आप केयरफुली देखिएगा, आपका जिंदगी भर आपका हर एग्जाम में ये आपका काम आने वाला है। सबसे पहले अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि कहाँ इमेज को रखेंगे, ठीक है, मतलब देखिए, जब मैं बोलूं इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब, ठीक है। और जब मैं बोलूं ऑब्जेक्ट मतलब होता है आपका वस्तु, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, पहला पॉइंट आपका यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां मैं रखता हूं ऑब्जेक्ट को, दैट मीन्स वस्तु को, और यहां रखता हूं मैं इमेज को, ठीक है, समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि कहां मैं ऑब्जेक्ट को रखूं, वस्तु को रखूं, ताकि जो मेरा इमेज है वो फोकस पे बने, फोकल पे बने, ठीक है। तो आप बोलेगा ऑब्जेक्ट को जब हम लोग इंफिनिटी पे रखेंगे,
ठीक है। ऑब्जेक्ट को जब हम लोग इन्फिनिटी अनंत पे रखेंगे तब जो हमारा इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, वो फोकस पे बनेगा। और फोकस पे कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। ये हम आगे आपको बताएंगे कैसे। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है, कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, ठीक है, ताकि जो प्रतिबिंब है वो सेम साइज का हो। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का मतलब आपका जो वस्तु है, ठीक है, और प्रतिबिंब है, दोनों का साइज जो हो सेम हो। ऑब्जेक्ट और आपका जो इमेज बना है दोनों का साइज सेम हो, तो क्या बोलोगे, तब हम रखेंगे आपका, कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ, मतलब कर्वेचर पे जब रखोगे तो जो उसका साइज बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, उतना ही बनेगा जितना कि उसका ऑब्जेक्ट का साइज था। तो याद रखिएगा कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ताकि उसका साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा, मतलब वस्तु का और प्रतिबिंब का साइज क्या हो, सेम हो। कहाँ रखेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और इमेज भी इस केस में कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कहाँ रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को ताकि आपका जो इमेज है, इमेज में जो प्रतिबिंब है क्या हो, बहुत ही लार्ज हो। किसका बात कर रहे हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर का बात कर रहे हैं। और अगर मैं जब भी अवतल दर्पण का बात करता हूं तो हमेशा ये कैसा इमेज बनाएगा, हमेशा याद रखना, ये रियल बनाएगा, दैट मीन्स वास्तविक बनाएगा, और क्या बनाएगा, इन्वर्टेड, दैट मीन्स उल्टा। तो रियल इन्वर्टेड बनाएगा, ठीक है, रियल बनाएगा और इन्वर्टेड बनाएगा। बस एक केस ऐसा होता है जहां ये क्या बनाता है, आपका इमेजनरी मतलब आभासी बनाता है और सीधा बनाता है। सिर्फ एक केस, उसमें भी बनाऊंगा। जनरली जितना भी जगह रहेगा वो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनाएगा, याद रखिएगा। तो हमने दूसरा केस देखा कि कहां इसका जो साइज होगा क्या होगा, वो सेम होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, मतलब कर्वेचर पे रखेंगे, तो जितना इमेज का साइज है उतना ही आपका ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज सेम होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कहां हम इसका रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ताकि जो इमेज जो है इसका अनंत पे बनेगा, मतलब आपका इंफिनिटी पे बनेगा। तो सिंपल, जब भी आप फोकस पे रखोगे तो इसका जो इमेज जो बनेगा ये इंफिनिटी पे बनेगा, ठीक है। और लास्ट एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि कहां हम लोग रखेंगे ताकि इसका जो इमेज है क्या हो जाए, इसका आभासी बने और सीधा बने। क्या मैंने बोला, एक ही कंडीशन में जो होगा इसका आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, बाकी जितना भी कंडीशन है वहां क्या बनेगा, आपका रियल, दैट मीन्स वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो याद रखिएगा एक ही ऐसा कंडीशन है जब आप इसको P and F के बीच में रखोगे, P and F के बीच में रखोगे, ठीक है, P and F के बीच में मतलब पोल, मैं अभी दिखाऊंगा, पोल आप ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। पोल और फोकल दूरी के बीच में अगर रखोगे तो इसका जो इमेज है वो क्या बनेगा, आपका जो बनेगा ये क्या बनेगा, ये वर्चुअल बनेगा, ठीक है, दैट मीन्स आभासी बनेगा, इरेक्ट, दैट मीन्स सीधा बनेगा, ठीक है, सीधा बनेगा, और बहुत ही बड़ा, दैट मीन्स इनलार्ज्ड बनेगा। एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ठीक है, कि कहां हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे ताकि हमारा इमेज जो हो इनलार्ज हो, बहुत ही बड़ा हो, ठीक है, बट वो वास्तविक हो। तो हमेशा याद रखना आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड आपका फोकस के बीच में अगर हम लोग रखते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो इसका जो इमेज होगा वो क्या होगा, रियल भी होगा, मतलब वास्तविक होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और आपका इनलार्ज होगा। अब मैं इसको आपको इमेज वाइज भी दिखाता हूं, बड़ा इजी है, आप एक बार में समझ लोगे। तो सबसे पहले हमने समझा कि अगर इंफिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, कैसा, इंफिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा। अब देखो इसको एक बार में आपको इमेज से भी आपको दिखाता हूं। इमेज देखिए, सबसे पहले अगर इमेज में अगर हम लोग बात करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका मैग्निफिकेशन भी चेक करेंगे, ठीक है, मैग्निफिकेशन भी मतलब आवर्धन भी इसका देखेंगे, इसका फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला भी देखेंगे और लेंस फॉर्मूला भी हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि हमने रखा इंफिनिटी पे, तो ये सब क्या हो रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है। तो यहां लिखा है when the object is situated at infinity, जब हम लोग अनंत पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, तो जो आपका इमेज बनता है वो कहां बनता है, तो देखिए when object is सिचुएटेड एट इंफिनिटी, तो ऑब्जेक्ट को अगर इंफिनिटी पे रखते हैं तो आपका इमेज जो बनता है कहां बनता है, फोकस पे बनता है। हमेशा याद रखिए जितना दूर रहेंगे आपका इमेज एकदम छोटा रहेगा, जैसे जैसे मिरर के पास आते रहेंगे, दर्पण के पास, आपका वो बढ़ता हुआ रहेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने कहा इंफिनिटी पे रखा, फोकस पे बना, ठीक है, इसमें क्या होगा, रियल होगा, मतलब वास्तविक होगा इमेज,
इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनता है, और क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। याद रखिएगा क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। किस केस में, जब हम लोग इंफिनिटी पे हमने रखा है। सिंपल सा कंसेप्ट है, देखिए इंफिनिटी मतलब बहुत दूर है तो छोटा ही ना बनेगा। और आपका क्या है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, दैट मीन्स क्या है आपका, देखो ये टॉपिक समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म, बस इसको समझ लो, बाकी आगे उतना समझाने वाला चीज नहीं है, बस क्वेश्चंस डील करेंगे। मैं बहुत दूर खड़ा हूं दर्पण से, तो मेरा इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, डेट मीन्स अवतल दर्पण है, डेट मीन्स क्या है आपका, इसमें कैसा आपका इमेज बनेगा, तो आपका वास्तविक, डेट मीन्स रियल, रियल जब मैं बोलूं मतलब वास्तविक, तो रियल इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। और अगर हम लोग अनंत पे रहते हैं तो क्या बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। इतना चीज समझ में। दूसरा केस मैंने बताया कि अगर आपका इंफिनिटी पे नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे है, तो याद रखिएगा इसमें जो आपका इमेज बनेगा, ठीक है, वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। तो कहां बना, तो याद रखिएगा जब भी आपको बोले कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे है, तो इमेज जो आपका बनेगा कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा मतलब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। और कहां होगा, सी और एफ के बीच में होगा। इसको अच्छे से आप समझ लो ताकि फिर लाइफ में आपको कभी इससे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ठीक है, अब ये देखिए, अब एकदम इंफिनिटी पे था तो इमेज यहां दिख ही नहीं रहा था क्योंकि बहुत छोटा था उस समय, ठीक है, इमेज जो फॉर्म हुआ। अब थोड़ा क्या हो गया, अब थोड़ा और सामने आ गया, मतलब कर्वेचर के जस्ट पीछे रखा तो कहां बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना। कैसा बनेगा, सिंपल है, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और छोटा बनेगा, ठीक है, ये चीज समझ। नेक्स्ट मैंने आपको समझाया कि कहां रख दिया हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया। तो ये कंडीशन आपको पूछा जाता है कि कहां रखेंगे ताकि इमेज और ऑब्जेक्ट का जो आपका साइज है वो सेम रहेगा। तो जैसे ही हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये नीचे क्या बन रहा है आपका इमेज बन रहा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम लोग रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। तो आपको याद रखना है कि कहां रखेंगे तो सेम साइज बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और इसका इमेज भी कहां बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और आपका सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का बनेगा। अब यहां तक क्या हुआ, पहले एकदम छोटा था, फिर थोड़ा बढ़ा, और अब क्या हो गया, एग्जैक्टली जितना ऑब्जेक्ट का साइज था आपका उतना ही आपका इमेज भी बन गया। अब इससे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब क्या होगा, आपका इमेज का साइज क्या होगा, बढ़ते हुए जाएगा। यहां तक क्या था, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या हुआ, सेम हो गया। कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब जैसे ही हम लोग, ठीक है, जैसे ही हम लोग, ये देखिए, जैसे ही हम लोग ने क्या किया, ये क्या है आपका, यहां देखिए, यहां हमने रखा, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूं ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाओ, ठीक है, इसको समझिएगा अच्छे से। अब देखिए, यहां है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यहां है आपका पोल और ये है आपका फोकस। तो जैसे ही आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और आप देखो फोकस के बीच में रखोगे, ये कहां है आपका, देखिए ये जो है आपका, ये देखिए ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ एफ है, ठीक है, और यहाँ आपका सी है, तो यहाँ आपने ऑब्जेक्ट रखा है। तो हमेशा याद रखना, जैसे ही ऑब्जेक्ट आप सी और एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखोगे तो क्या होगा, आपका रियल तो होगा ही, इन्वर्टेड भी होगा और इनलार्ज, बहुत ही बड़ा आपका इमेज बनेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा यहां। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि कहां ऑब्जेक्ट रखेंगे ताकि हमें रियल मिले, इन्वर्टेड मिले और इनलार्ज मिले, रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज। तो आपको याद रखना इस तरीके से। और ये इसमें इमेज कहां बनेगा, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम आगे बढ़े तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, अब हम आ गए फोकस पे। तो जैसे ही हम लोग फोकस पे आएंगे क्या होगा, हमारा इमेज जो कहां बनेगा, इंफिनिटी पे बनेगा। तो डायरेक्टली जैसे हम लोग यहां आए, तो जैसे हम लोग यहां आए आपका फोकस पे,
ठीक है। तो हमारा कहाँ बन गया, ये इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे आपका क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा। तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, हाईली इनलार्ज मतलब बहुत बड़ा बनेगा, और ये इन्फिनिटी पे बनेगा। तो ये तो एक अलग ही केस है। जब वहां लिखा हो कि इन्फिनिटी पे कब इमेज बनेगा, इन्फिनिटी पे कब इमेज बनेगा, जब आप फोकस पे रखोगे, याद रखिएगा, ठीक है। और एक स्पेशल केस हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम लोग कॉनकेव मिरर का बात करते हैं तो हमेशा ये रियल इमेज फॉर्म करता है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। और साइज क्या होगा, जहां रखेंगे उस हिसाब से साइज डिसाइड होता है। बट एक ऐसा कंडीशन है जहां इसका वास्तविक इमेज फॉर्म नहीं होगा, क्या होगा, आभासी इमेज फॉर्म होगा। और वो कहां होगा, जब आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने रखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आए, फिर फोकस पे हम आ गए, फोकस पे इन्फिनिटी पे बना, अब फोकस से भी हम लोग आगे जा रहे हैं। तो फोकस से आगे गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के हम बीच में रहे, तो याद रखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला हूं, पोल और आपका फोकस के बीच में जब हम लोग रहेंगे तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी पोल और फोकस के बीच में रहेंगे तो हमारा क्या बनेगा, इस केस में क्या होगा, हमारा जो इमेज है वो इनलार्ज्ड होगा, बड़ा होगा। बट याद रखिएगा इसमें क्या होगा, वो वर्चुअल इमेज होगा, आभासी होगा। तो वर्चुअल होगा और सीधा होगा और इनलार्ज होगा, और क्या होगा, मिरर के पीछे बनेगा। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन आपके फॉर्म होंगे, कौन सा ऐसा कंडीशन है जहां मिरर के पीछे इमेज बनेगा। तो आप बोलोगे जब आप P और F के बीच में रखोगे, पहला क्वेश्चन। कब ऐसा होगा जो आपका अवतल दर्पण जो है आभासी इमेज देगा, जब P और F के बीच में रखोगे, ठीक है। क्या होगा, P और F के बीच में रखोगे। तो ये सब चीज आपको समझ के रखना है कि जो जो चीज मैंने आपको समझाया, सेम केस जो आप अवतल दर्पण में पढ़ रहे हो, सेम केस आपका उत्तल लेंस में आप पढ़ोगे। डेट मीन्स मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो कंडीशन मैंने आपको कॉनकेव मिरर में मतलब अवतल दर्पण में मैंने समझाया, सेम कंसेप्ट आप याद रखोगे कॉन्वेक्स लेंस में, उत्तल लेंस में। अब देखो सिंपल है, सेम कंडीशन आपको यहां याद रखना है लेंस में। लेंस में बस इतना याद रखना कि जो मिरर होता है उसमें तो क्या होता है, जैसे लाइट जाता है उसमें टकरा के वापस आ जाता है। मिरर देखते हो ना, मिरर देखते हो। और लेंस में क्या होता है, जैसे कि कोई लेंस लेके, जैसे हमारा आंख में भी क्या है, उत्तल लेंस है। तो लेंस जो होता है, तो आंख में लाइट जाता है तो क्या वो वापस बाहर आ जाता है क्या, नहीं। अगर बाहर आ जाता, टकरा के आता है, ठीक है, वो एक अलग चीज है। बट अभी जो मैं बात कहना चाहूँ, जो लेंस जो होता है, जैसे कि आप देखते हो कुछ लाइट मारते हो लेंस से तो अंदर जाता है, तो अंदर चला जाता है। तो बस यहाँ है कि लेंस का जब भी हम लोग बात करेंगे, एक चीज बस कंसेप्ट याद रखना कि लाइट क्या होगा, वहां अंदर चला जाएगा। डेट मीन्स हम लोग जो यहाँ बात करते थे, क्या बात करते थे, यहाँ बात करते थे हम लोग पोल होता था, ठीक है। यहां हम लोग बात करते थे ये फोकस होता था, और यहां हम लोग बात करते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह आपको यहां याद रखना है F1 और 2F1। यहां होता है O, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। यहां होता है आपका F1 और यहां होता है आपका 2F1। तो जो F1, F तो F ही रहा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह क्या आ गया, यहां 2F1 आ गया। और लाइट इधर पास हो जाता है तो इधर भी आपका क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा आपका, देखिए यहां आ जाएगा F2, यहां आ जाएगा आपका F2 और यहां आ जाएगा आपका 2F2, ठीक है। अब सेम कंडीशन जो मैंने आपको समझाया था वहां वैसे ही होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि लेंस में, कौन सा लेंस, देखिए हमेशा याद रखना, हम लोग जब भी इमेज फॉर्मेशन का बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन का बात करते हैं तो एक चीज आपको याद रखना है कि जो इमेज जो फॉर्म होगा वो कॉनकेव मिरर में होगा, अवतल दर्पण में का क्वेश्चन से पूछा जाएगा, या आपको कॉन्वेक्स लेंस से पूछा जाएगा, उत्तल लेंस से पूछा जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे हैं जहां इमेज फॉर्म होता है। बाकी जैसे कॉन्वेक्स मिरर का बात करेंगे, उत्तल दर्पण का बात करेंगे, तो वहां जितने भी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी आप ध्यान दो, कॉनकेव मिरर के बारे में हमने बात किया, यहां हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो जैसे ही हमने यहां देखा इन्फिनिटी से रखेंगे, तो इन्फिनिटी से अगर हमने रखा तो इसमें इमेज कहां फॉर्म हुआ, आप ध्यान से देख लो, बस उसको ही आपको रिमाइंड करके रखना है। देखिए जो मैंने आपको समझाया था, देखिए जब हम लोग ने इन्फिनिटी पे रखा तो कहां बनता था, वहां फोकस पे बनता था, पर इसमें तो लाइट पास हो जाएगा तो कहां बनेगा, F2 पे बनेगा,
F2 पे बनेगा, बस इतना याद रखना है, F2 पे बनेगा मतलब फोकस पे बनेगा। फिर से हमने बताया था वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे रखते थे तो कहां बनता था, बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते थे कहां बनता था, तो आपका फोकस और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता था ना। तो यहाँ क्या है, फोकस ये है और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये है, तो आपका यहां बना। सेम चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे तो क्या बनता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता था, पर यहां क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह क्या है, 2F1 है, तो 2F1 पे रखेंगे तो 2F2 पे ही बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। उसके बाद हमने आपको कहा था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है तो बहुत ही इनलार्ज इमेज बनता है और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनता है। तो देखो ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट मींस लेंस के केस में है ये 2F1, ठीक है, और मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो कहां बनना चाहिए था, ये जल्दी से बताओ कहां बनना चाहिए था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनना चाहिए था, मतलब यहां कहां बनेगा, 2F2 के पीछे बनेगा। तो ये देखो 2, इतना आसानी से समझा दिया हूं कि कभी भूलोगे नहीं। तो यहां क्या हो गया, देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रियल होगा, मतलब इमेज जो क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और क्या हो गया, ये उल्टा है इसलिए इन्वर्टेड बोलते हैं, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है। फिर से देखो, अब मैंने आपको क्या समझाया था वहां मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर फोकस पे रखेंगे तो कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, तो फोकस पे रख दे तो देखो यहां इन्फिनिटी पे बन रहा है, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, एक ही ऐसा कंडीशन होता है जब क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड नहीं बना के क्या बनाता है, वर्चुअल डायरेक्ट, मतलब आपका आभासी और आपका सीधा। तो देखो अब वहां क्या था, फोकस और पोल था, तो फोकस रहेगा, पोल के जगह क्या आ गया, ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ओ आ गया। तो जब भी हम लोग यहाँ और इसके बीच में रखेंगे तो देखो ये क्या हुआ, इमेज के इसी साइड, या मतलब आपका क्या बना, सीधा बना और आभासी बना, ठीक है, ये चीज याद रखना। और आपका उसमें तो क्या था, वो उस साइड चला जाता था, पीछे बन जाता था, बट ये क्या है, ये आपका लेंस है तो सेम साइड में ही बन जाएगा, याद रखना, सेम साइड में, जैसे ऑब्जेक्ट जहां है उसी साइड में आपका इमेज भी बन गया। समझ में आया, तो पूरा कंसेप्ट याद रखना, कुछ भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। अब चलिए जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चंस पे वापस आते हैं। चलिए, तो ये आपने ये समझ लिया, ठीक है। चलिए तो इमेज फॉर्मेशन से कुछ भी पूछेगा आप कर लोगे। अगर मैं पूछूं कि अगर आप देखो, अब जो क्वेश्चन पूछा गया तो उस पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहां इमेज को रखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे ताकि सेम साइज का इमेज मिले। दर्पण का मैं बात कर रहा हूं तो क्या बोलोगे, दर्पण में आप कहां रखोगे, तो आप रखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और वही अगर मैं लेंस का बात कर दूं कि कहां रखोगे, कॉन्वेक्स लेंस में, उत्तल लेंस में, ताकि सेम साइज का आपको इमेज मिले, आपका वस्तु को कहां रखोगे, तो आप बोलोगे 2F1 पे रखूंगा तो 2F2 पे बनेगा, ठीक है। दोनों क्लियर हुआ, ऐसे क्लियर करना है। उसके बाद अगर आप मैं पूछूंगा कि कहां रखेंगे ताकि आपका वास्तविक मिले और उल्टा मिले और बहुत ही बड़ा मिले, तो आप कहां रखोगे, तो मैंने क्या बताया, दर्पण में अगर मैं बोलूं तो कहां रखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखोगे। और वहां कहां रखोगे, जल्दी से बताओ, तो वहां रखोगे 2F1 और मतलब F1 और 2F1 के बीच में रखोगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए, तो ये वाला पूरा जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप बना लोगे आराम से। उसके बाद आया था मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब आपको पता है। मायोपिया क्या होता है, तो नियर साइटनेस होता है। नियर साइटनेस मतलब क्या होता है आपका, नियर साइटनेस। चलिए अब यहां से हम लोग फास्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज इजी है, ठीक है। मायोपिया, मायोपिया मतलब क्या होता है, नियर साइटनेस। नियर साइटनेस मतलब निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, सामने का चीज आपको सही दिखाई देता है, दूर का सही नहीं दिखाई देता है। फिर से मायोपिया, नियर साइटनेस, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, सामने का चीज सही से दिखाई देता है, दूर का चीज नहीं दिखाई देता है। इसको सही करने के लिए कौन सा लेंस हम लोग यूज करते हैं, तो कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस मतलब अवतल लेंस हम लोग यूज करेंगे, याद रखिएगा, याद रखिएगा। और दूसरा इसमें क्या होता है, तो जो रेटिना हमको बनना किस में चाहिए, इमेज किस पे बनना चाहिए, तो रेटिना पे बनना चाहिए, रेटिना पे। पर क्या होता है इस केस में रेटिना से पहले ही बन जाता है। दूसरा होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया, मैच करने के लिए आया हुआ था। तो हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि या फार साइटनेस। इसमें क्या होता है, दूर का चीज तो सही दिखता है बट सामने का चीज ही सही नहीं दिखता है, ठीक है। इसको किस लेंस से ठीक किया जाता है, तो कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस दैट मींस उत्तल लेंस से इसको ठीक किया जाता है। किससे, उत्तल लेंस से इसको ठीक किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मायोपिया था क्या है, इमेज जो है आपका रेटिना से पहले बन जाता है, प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बन जाता है। और इसमें क्या होता है, रेटिना के बाद बनता है, रेटिना के बाद बनता है। और प्रेसोबायोपिया में क्या होता है,
प्रेसोबायोपिया में क्या होता है कि आपका मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से लोग ग्रस्त हो जाते हैं। मेनली ये बुजुर्ग जो ओल्ड एज हो जाता है तब ये देखा जाता है, और इस टाइप को मतलब बीमारी को ठीक करने के लिए क्या होता है, हम लोग आपका बाइफोकल लेंस लगाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है बाइफोकल लेंस। तो बाइफोकल लेंस मतलब क्या होता है, बाइफोकल लेंस दैट मींस आपका, ठीक है, बाइफोकल लेंस मतलब क्या होता है, इसको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो गया तो उसको बाइफोकल लेंस लगाएंगे। मायोपिया को ठीक करने के लिए आपका कॉनकेव दैट मींस अवतल लेंस यूज करेंगे, और जो हाइपरमेट्रो के लिए उत्तल लेंस हम लोग यूज करेंगे। एक और क्वेश्चन आपको पूछा गया था ये आपका कि जो सबसे नियरेस्ट जो हम लोग देख पाते हैं, ठीक है, सही से उसका कितना सेंटीमीटर होता है, तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, सब आपका करवाया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये पूछा गया तो इसका जस्ट ऑपोजिट वाला भी याद रखोगे, सबसे दूर हम लोग कितना देख सकते हैं, तो याद रखिएगा सबसे दूर हम लोग इंफिनिटी देख सकते हैं। ठीक है, आई का बात चला है तो याद रखिएगा आई के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, अच्छे से अब जो मैं रिपीट कर रहा हूं आप याद करो। सबसे पहले आई के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑफ्थोमोलॉजी। दूसरा आई, याद रखिएगा आई का जो आप आई जो देखते हो, ठीक है, तो आई का जो संयोजी पावर होता है दैट मींस पावर ऑफ एकोमोडेशन जो होता है, संयोजी पावर, उसको कौन एडजस्ट करता है, तो आप बोलोगे सिलेरी मसल। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं जो नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक का व्यास दैट मींस डायमीटर कितना होता है, तो बोलोगे 2.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा, आई से ही पूछा जाएगा, ठीक है, कि आई का कौन सा वाला भाग है जो मरने के बाद डोनेट किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, कॉर्निया। आपको पूछा जाएगा कि हमारा आंख में कौन सा लेंस है, तो क्या बोलोगे, आपका कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा कि जो इमेज जो बनता है, ठीक है, इमेज जो बनता है आंख में वो कहां बनता है, तो आप बोलोगे रेटिना पे। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा जो आंख का जो कलर होता है वो कौन डिसाइड करता है, तो आइरिस करता है, आइरिस, ठीक है। और पूछा जाए आंख में जो लाइट कितना जाएगा उसको कंट्रोल कौन करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का तीव्रता को, तो प्यूपिल के थ्रू जाता है, पर प्यूपिल को भी फिर कौन कंट्रोल करता है, तो आपको याद रखना प्यूपिल को भी फिर कौन कंट्रोल करता है, तो आपको याद रखना आइरिस ही करता है। ये भी चीज आपको अच्छे से याद रखना है, कम से कम इतना याद रखो। यहां से लिखूंगा कम, बोलूंगा ज्यादा, ताकि आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक है, मानव कितने हर्ट्ज तक सुन सकता है, तो सबको पता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। याद रखेगा ये साउंड से क्वेश्चन है, ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक क्या होता है, सुन सकता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। इससे जो नीचे होता है उसको हम लोग इंफ्रासोनिक बोलते हैं, और इससे जो ऊपर होता है इसको हम लोग अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा, साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साउंड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। साउंड क्या है, निर्वात में गमन नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि साउंड कहां आपका गमन, मतलब साउंड कहां ट्रेवल नहीं कर सकता, तो निर्वात में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। क्यों, क्या है ये, तो ये है आपका, याद रखिएगा, साउंड जो होता है एक है आपका यांत्रिक तरंग है, दैट मींस आपका एक मैकेनिकल वेव है। ये अच्छे से याद रखिएगा। याद रखिएगा साउंड का जो है, जो स्पीड है, ठीक है, ये आपका टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है। टेम्परेचर जैसे ये करोगे, बढ़ाओगे, तो इसका क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा साउंड का, बट प्रेशर पे कभी डिपेंड नहीं करता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे ज्यादा साउंड का स्पीड किस में होगा, तो आपका याद रखिएगा स्टील में होगा, स्टील में। बट अगर पूछेगा कि धातु, अगर आपको पूछ दिया कि किस धातु में होगा, तब आप क्या बोलोगे, एल्यूमिनियम बोलोगे। हमेशा याद रखिएगा जो साउंड जो आपका जो ट्रेवल करता है वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रेवल करता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रेवल करता है आपका एयर में और आपका लिक्विड में। क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य के रूप में ट्रेवल करता है आपका किस में, आपका लिक्विड में और आपका गैस में। बट अगर सॉलिड अगर वहां लिखा हुआ है तो आपका लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स, मतलब अनुदैर्ध्य और अनुप्रास्थ दोनों तरीके से ट्रेवल करता है आपका सॉलिड में। तो इतना क्वेश्चन कम से कम यहां से याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ये सब कौन सा क्वेश्चन है जो अभी तक जितना मतलब देखा, अब जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैं मानता हूं, अब जब निकालूंगा तो बाकी सब क्वेश्चंस आपके वीडियो पीडीएफ से। ईसीजी के बारे में मैंने बताया था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी क्यों करते हैं हम लोग, आपका हार्ट ठीक से चल रहा है कि नहीं उसको चेक करने के लिए ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कार्डियोलॉजी किससे रिलेटेड है, कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी याद रखिएगा, स्टडी ऑफ हार्ट के जब स्टडी को हम लोग करते हैं तो उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। कार्डियोलॉजी किससे रिलेटेड है,
तो आपको याद रखिएगा आप कार्डियोलॉजी जो है आपका हार्ट से रिलेटेड है। नेफ्रोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो आपका किडनी से रिलेटेड है, वृक्क से रिलेटेड है, किडनी से नेफ्रोलॉजी। तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये वाला पूछा गया था, ये पूछा जाएगा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है। एनएसजी पूछा हुआ था शायद, ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। उसी तरीके से रॉ का आपको पूछा जाएगा, रॉ तो रिसर्च एनालिसिस विंग्स, रिसर्च एनालिसिस विंग्स। उसी प्रकार से आपका सिम का पूछा हुआ था, सिम का तो देखो जितना भी आपका कंप्यूटर वाला है मैंने बहुत अच्छे से करा दिया है, ठीक है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। सिम का पूछा हुआ था, रो का पूछा हुआ था, ठीक है, और एफसीआई का पूछा हुआ था कि एफसीआई का क्या होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद कंप्यूटर का जितना है वो सब मैंने आपको पीडीएफ में दिया, तो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद है ओजोन, ओजोन दिवस। दिवस देखो ये दिवस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, हमने आपको बहुत अच्छे से दिवस करवाए। देखो जैसे ओजोन दिवस का हम लोग बात करते हैं तो कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। 16 सितंबर को क्यों मनाते हैं, तो ये भी याद रखेगा, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन भी हो सकता है ये, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था 16 सितंबर 1987 को हुआ था, जिसमें ओजोन के संरक्षण पे बात किया गया था। अब ओजोन से बहुत क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो पहला क्वेश्चन याद रखोगे 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, ओजोन संरक्षण दिवस। दूसरा पूछा गया था ओजोन जो है, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम के हैं कि ओजोन जो है किसका समस्थानिक है, दैट मींस किसका एलोट्रॉप है। तो याद रखिएगा ये ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है, अच्छे से याद रखना किसका एलोट्रॉप है, किसका समस्थानिक है, तो आपको याद रखिएगा ऑक्सीजन का। इसका फॉर्मूला भी याद रख लेना, O3 है। नेक्स्ट याद रखना ये ग्रीन हाउस गैस है, क्या है आपका ग्रीन हाउस, हरित गृह गैस है, दैट मींस क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, याद रखिएगा क्या आपका ये। बाकी आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो रिलेटेड है ओजोन संरक्षण से है, ये है। और जो ओजोन का जो परत है वो कौन से यूनिट में नापा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो ओजोन का जो है वो डॉप्सन यूनिट में। एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, जो भी मैं यहां पढ़ा रहा हूं आपको एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो ज्ञान देने के लिए बहुत सारा है, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो दिन भर एक टॉपिक पे पढ़ाया जा सकता है बहुत सारा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप पढ़ रहे हो क्या वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या वो एग्जाम में आया हुआ है। क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं किसी भी एग्जाम का, वन डे एग्जाम का, कहीं से कॉपी होता है। तो कोशिश ये करना है कि दिमाग में वो रखा जाए जो एग्जाम में आया हो। जैसे कि हमने जितना भी बोला डॉप्सन यूनिट में नापा जाता है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो ओजोन संरक्षण से, ये भी पूछा जा चुका है। आपका 16 सितंबर हम लोग ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। ये ग्रीन हाउस गैस है, ये भी पूछा जा चुका है। किसका एलोट्रॉप है, तो ऑक्सीजन का है, O3 लिखते हैं। और याद रखिएगा ओजोन कहां मिलता है, तो ये आपका समताप मंडल में मिलता है, दैट मींस आपका स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, क्या स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर दैट मींस आपका समताप मंडल में ये मिलता है। ये भी चीज आपको याद रखेगा। मेन इसका काम क्या है, तो यूवी जो रेज होता है, अल्ट्रावायलेट, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आता है उससे हमें बचाता है। तो इतना कम से कम इससे आप याद रखोगे, आपका ओजोन से ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है। तो ये ओजोन हो गया। उसके बाद जूल, ये मैं आपको करवा चुका हूं। जूल किसका यूनिट है, तो मैंने आपको करवाया था जो एनर्जी जो होता है, एनर्जी जो होता है, एनर्जी का ऐसा यूनिट आप कहोगे तो ये होता है आपका जूल। एनर्जी का बोलेगा तभी भी आप जूल लिख सकते हो, या आपका कार्य दैट मींस वर्क डन का अगर आपको पूछेगा, वर्क डन मतलब आप कार्य का भी बोलेगा तभी भी आप जूल। तो एनर्जी का पूछे जूल, वर्क डन मतलब कार्य का पूछे तभी भी आप जूल लिख सकते हो। उसी तरीके से पावर का आप वाट लिख सकते हो, पावर का आप वाट लिख सकते हो, ठीक है। और एनर्जी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी वाला जो एनर्जी होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो किलो वाट आवर भी जो है ये भी एक एनर्जी का यूनिट है जो हम लोग घर में यूज करते हैं। ऐसा यूनिट एनर्जी का क्या है, तो आप जूल लिख सकते हो, ठीक है। कार्य का क्या है, तो जूल आप लिख सकते हो। उसी तरीके से आपका आवेश का पूछा गया था, आवेश का क्या होता है, तो आपका कूलम होता है, कूलम। आवेश का क्या होता है, कूलम होता है। रेजिस्टेंस का क्या होता है, प्रतिरोध का क्या होता है, तो ओम होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। ये सब चीज याद रखें। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, तो वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, तो वेबर होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या होता है, तो टेस्ला होता है, टेस्ला या गॉस होता है, ठीक है। ये सब चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब कुछ है, बाकी सब चीज आपको करवाया हुआ है।
तो ये हो गया, ये हो गया। लाल ग्रह किसे कहते थे? एक बार हम लोग ये भी आपका लिखा हुआ है, ये बेसिक क्वेश्चन नहीं है, सब तो कुछ ये नहीं है। एक बार हम लोग क्या करेंगे, अब एक बार हम लोग पूरा का पूरा क्विक 5 मिनट में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां लिखा है कि लाल ग्रह किसको बोला जाता है? सबको पता है, ये बोला जाता है आपका मार्स को। अब जल्दी से आइए, उसका जो इमेज वाला था ना, उसमें और भी बहुत सारा चीज बचा हुआ था। एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें इमेज वाला हम लोग वो प्रतिबिंब वाला देखेंगे, जिसमें इमेज फॉर्मेशन हो गया, उसका फॉर्मूला हो गया, उसका आवर्धन मैग्निफिकेशन हो गया, सब चीज चेक करेंगे। अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ आते, सबसे पहले यहाँ सन, अब कितने क्वेश्चन पूछे गए सब यहाँ हम लोग डील कर लेते, आगे का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। सबसे पहले यहाँ सन, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछता है कि अर्थ का जो सबसे सामने वाला जो तारा है वो कौन सा? याद रखिएगा, सन जो है एक स्टार है, तो याद रखिएगा सबसे सामने नियरेस्ट स्टार टू अर्थ क्या है? सबसे सामने वाला। अभी हम लोग किसका डील कर रहे हैं? तो सन के बारे में पढ़ रहे हैं, सन के बारे में। यहां से पूरा सोलर सिस्टम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अर्थ का सबसे सामने वाला तारा कौन है? तो आप बोलोगे सन। सन क्या है? सबसे सामने वाला तारा है आपका अर्थ का। दूसरे नंबर पे सबसे सामने वाला तारा कौन है अर्थ का? तो आप याद करोगे प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या बोलोगे? प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी आप बोलोगे। क्या बोलोगे? प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट आप यहां जो क्या देख रहे हो? सन देख रहे हो। तो सन में जो एनर्जी बन रहा है उसका क्या है? कौन सा विधि के कारण? तो न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। तो याद रखिएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। तो एनर्जी का जो सोर्स है, ठीक है, ऊर्जा का जो सोर्स है यहां, ठीक है, वो कौन सा है? तो फ्यूजन है। क्या हो रहा है? तो यहाँ हाइड्रोजन मिलके क्या बन रहा है? ये आपका हेलियम में कन्वर्ट हो रहा है। याद रखिएगा क्या हो रहा है? हेलियम में कन्वर्ट हो रहा है। यही से आपका बिहार पुलिस का भी क्वेश्चन पूछा गया। क्या? एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब पे क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखिएगा जो एटम बॉम्ब है, एटम ए फॉर एटम, जिसका डिस्कवर किसने किया था? एटम बॉम्ब का। तो दो नाम यहां आता है, दोनों का नाम याद रखिएगा, एक तो ओपेनहेयर और एक ऑटोहन। तो ऑटोहन और ओपेनहेयर, पर डिस्कवरी याद रखिएगा ओपेनहेयर। तो जो आपका एटम बॉम्ब, तो एटम बॉम्ब जो है याद रखिएगा न्यूक्लियर फ्यूजन पे, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। जब भी एटम बॉम्ब का बात करेगा, एटम बॉम्ब, ठीक है, डिस्कवर बाय ओपेनहेमर, ठीक है। अब एटम बम का बात करेगा तो याद रखिएगा न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन। और वहीं आपका हाइड्रोजन बम का बात करेगा, तो इसका डिस्कवरी याद रखिएगा एडवर्ड टेलर, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं एटम बम ओपेनहेयर, ए फॉर एटम, अब एटम ओपन मिल रहा है, तो एटम बम ओपेनहेयर और नाभिकीय विखंडन, दैट मींस न्यूक्लियर फिजन पे है। वहीं हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है न्यूक्लियर, आपको याद रखना हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है ये जो डिपेंड होता है किस पे होता है, मतलब हाइड्रोजन बॉम्ब का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखना एडवर्ड टेलर। और इसमें जो होता है नाभिकीय संलयन होता है, दैट मींस न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा एटम बॉम्ब जो है न्यूक्लियर फिजन पे है, ठीक है, नाभिकीय विखंडन। और जो आपका हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे है, नाभिकीय संलयन। और यहां भी क्या हो रहा है, ये नाभिकीय संलयन हो रहा है, याद रखिएगा। तो इसका सोर्स का कारण क्या है, नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग मार्करी से क्या क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहला, सबसे नियरेस्ट जो है, सबसे जो नियरेस्ट आपका जो प्लेनेट है, जो ग्रह है आपका अर्थ का कौन है, तो सबसे पहले ये मार्करी, ये तो इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्करी को एक पूरा चक्कर लगाने के, रिवोल्यूशन करने के लिए, ठीक है, सन का कितना समय लगता है, तो आपको याद रखना 88 डेज लगता है। क्या लगता है, 88 डेज लगता है, याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा जो मार्करी है, ठीक है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। दो, मार्करी और वेनस, इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं है, अच्छे से याद रखना, इसका कोई उपग्रह नहीं है, कोई भी इसका सैटेलाइट नहीं है। किसका कोई सैटेलाइट नहीं है, तो मार्करी का कोई सैटेलाइट नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद वेनस पे आते हैं। वेनस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुबह का तारा किसको बोलते हैं, वेनस को बोलते हैं। शाम का तारा किसको बोलते हैं, वेनस को बोलते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो वेनस है। सबसे गर्म, याद रखना, गर्म में मार्करी मत मार देना। सबसे चमकीला आपका वेनस, सबसे गर्म आपका वेनस। सुबह का तारा, शाम का तारा आपको वेनस, ठीक है। कभी कभी शाम को कौन सा दिख जाता है, कौन सा ग्रह दिख जाता है, तो वेनस।
वेनस आपको पूछा जाता है, इसको ट्विन सिस्टर भी बोला जाता है, मतलब किसको, कौन सा ग्रह को आपका जो अर्थ का बहन कहा जाता है, तो आप बोलोगे वेनस। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ऐसा 2 ग्रह है, ठीक है, जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। हमेशा याद रखना जितना भी है, ठीक है, आपका ग्रह वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज मतलब आपका घड़ी के दिशा में घूमता है। ठीक है, 2 ऐसा सिर्फ ऐसा ग्रह है जो क्लॉकवाइज घूमता है, एक है आपका वेनस और एक है आपका यूरेनस। बाकी जितने भी है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, उल्टी दिशा में घूमते हैं, घड़ी के उल्टे दिशा में घूमते हैं। तो 2 ऐसा ग्रह जो क्लॉकवाइज घूमता है, एक है वेनस और एक है आपका यूरेनस। ठीक है, उसके अर्थ पे आते हैं। अर्थ का याद रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है, तो ब्लू प्लेनेट बोला जाता है, ब्लू प्लेनेट। ठीक है, नीला ग्रह, ठीक है, ब्लू प्लेनेट बोला जाता है, याद रखिएगा आपको अच्छे से। ठीक है, मार्स पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जो अर्थ है, अर्थ का जो नेचुरल से था प्राकृतिक सैटेलाइट कौन सा है, तो आप याद रखिएगा मून। मून क्या है, इसका प्राकृतिक सैटेलाइट है। और मून से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां आता है, तो वो भी आपका मून पे आता है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ये चीज आपको याद रखना है। मार्स से अगर मैं बात करूं, मार्स का अगर मैं बात करूं, तो याद रखिएगा जितने भी यहां ग्रह देख रहे हो, उस मतलब जितना भी ग्रह है उसमें एक ऐसा ग्रह जिसमें माउंट ओलंपस, माउंट ओलंपस एक क्या है, एक आपका ज्वालामुखी भी है और एक बहुत बड़ा पर्वत है, बोला जाता है बहुत बहुत बड़ा पर्वत है। तो ये माउंट ओलंपस जो पर्वत है, ये कहां मिलता है, तो आप बोलोगे मार्स पे मिलता है। ये लाल है, लाल ग्रह किसको बोला जाता है, तो मार्स को बोला जाता है। ये चीज भी आपको याद है। तो लाल ग्रह मार्स है, माउंट ओलंपस मार्स है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर अर्थ का हम लोग बात करते हैं तो साइज के हिसाब से अर्थ कितने नंबर पे आता है, तो 5वें नंबर पे। सबसे बड़ा है जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून और उसके बाद आपका अर्थ। अर्थ जो है आपके कितने नंबर पे है साइज के हिसाब से, तो 5वें नंबर पे है। ये चीज आपको याद रखना है। जुपिटर का बात करें तो सबसे ये बड़ा ग्रह है, पहला सबसे बिगेस्ट है, सबसे दूसरा इसका एक आपको याद रखना है, इसका उपग्रह है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका गैनामाइट। तो पूछा जाता है सबसे बड़ा उपग्रह गैनामाइट, तो गैनामाइट किसका उपग्रह है, तो गैनामाइट जो है आपका याद रखिएगा गैनामाइट, तो गैनामाइट जो है किसका उपग्रह है, तो जुपिटर का है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका वैक्यूम क्लीनर, मतलब वैक्यूम क्लीनर मतलब क्या करता है, जो भी आपका ये पूरे देख रहे हो, ठीक है, इसको साफ करके रखता है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक पावर बहुत ज्यादा होता है। तो अचरा कचरा को साफ करके, अचरा कचरा मतलब ये नहीं कि यहाँ का वाला अचरा कचरा, जैसे कि आपको क्षुद्र ग्रह हो गए जिसको एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो याद रखिएगा आपको वैक्यूम क्लीनर किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखिएगा सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर आपको जुपिटर को बोला जाता है। गैनामाइट किसका उपग्रह है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है सोलर सिस्टम में, तो आपको याद रखना है जुपिटर का। ठीक है, ये सबसे बड़ा होता है, ये भी चीज याद रखना है। इसको वैक्यूम क्लीनर बोला जाता है, ये भी याद रखना है। और एक पूछा जाता है कि आपका, ठीक है, एस्टेरॉइड्स बेल्ट या क्षुद्र ग्रह का जो बेल्ट होता है वो कहां मिलता है, तो हमेशा याद रखना क्षुद्र ग्रह का एक बेल्ट होता है जो कि आपका मार्स और जुपिटर के बीच में मिलता है। तो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है, एस्टेरॉइड्स का बेल्ट है, किन 2 ग्रहों के बीच में है, तो आपको याद रखना है मार्स के बीच में। यही आपको क्वेश्चन चेंज कर देगा और पूछेगा कि क्यूपर बेल्ट, क्या मैंने बोला, क्यूपर बेल्ट किसके कहां मिलता है, तो नेपच्यून के बाद क्या होता है आपका क्यूपर बेल्ट मिलता है। आपका इसमें पूछा गया था, मार्स ग्रह से पूछ लिया कि लाल ग्रह कौन सा है, और एक बार आपको पूछ लिया था कि जो सबसे लास्ट ग्रह कौन है, यही अभी के एग्जाम में, तो सबसे लास्ट ग्रह है आपका नेपच्यून है। ये चीज याद रखिएगा। और क्यूपर बेल्ट कहां मिलता है, तो नेपच्यून के बाद, नेपच्यून के बाद आपका क्या मिलता है, आपका क्यूपर बेल्ट मिलता है, क्यूपर बेल्ट मिलता है। आपको ये चीज याद रखना है, क्यूपर बेल्ट मिलता है। ठीक है, सैटर्न याद रखिएगा, सैटर्न, ठीक है, सैटर्न का एक आपका याद रखना है टाइटन। तो टाइटन किसका उपग्रह है, तो आपको सैटर्न का। और एक क्वेश्चन पूछाते हैं कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको अगर हम लोग पानी में रख देंगे तो तैरने लगेगा, क्योंकि उसका जो डेंसिटी है, घनत्व है, बहुत ही कम है। तो याद रखिएगा सैटर्न को, याद रखिएगा, आपको अच्छे से याद रखना है। और पूछा जाता है कि जिसका जो रिंग है, रिंग 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 रिंग, ये भी आप मुझे कमेंट करना कि जो सैटर्न का आप रिंग देखते हो इसका डिस्कवर किसने किया था। उसके बाद आता है यूरेनस और उसके बाद आता है वेनस। एटलीस्ट इतना अभी आप याद रखो कि जो मैंने आपको यहां अभी करवाया। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद है आपका क्लोरोप्लास्ट। पूछा गया था कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो सिर्फ प्लांट में मिलता है, तो वो है आपका प्लास्टिड जो ऐसा एक कोशिकांग है जो कि आपका किस में मिलता है, सिर्फ आपका प्लांट में मिलता है ये। और एक आपको याद रखना है, 2-3 चीज याद रखना है। सबसे पहले जो कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति जो होता है आपका प्लांट का किससे बना होता है, तो सेलुलोज से बना होता है आपका कोशिका भित्ति, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है, ठीक है, कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो सिर्फ आपका प्लांट में मिलता है, तो वो है आपका प्लास्टिड। अब प्लास्टिड को हमने 3 भागों में बांटा था, तीनों से क्वेश्चन आपका आया हुआ है अगर आपको याद हो। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग हरित लवक भी बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। पहला याद करिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था अभी, रसोई घर किसको बोला जाता है, आपका प्लांट का रसोई घर किसको बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक को बोला जाता है। पहला क्वेश्चन क्या बोला जाता है, रसोई घर, ठीक है, दैट मींस किचन ऑफ सेल, मतलब आपका कोशिका का किचन घर की, मतलब कोशिका का रसोई घर किसको बोला जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट को। पहला क्वेश्चन। इसमें कौन सा पिगमेंट और आपका जो एक लवक पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लोरोफिल, अच्छे से याद रखिएगा, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम, ठीक है। इसी क्लोरोफिल क्या होता है, आपका प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, तो ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और एक आपका पूछा था ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट में इसका भाग है, और एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। अब याद करो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे फिर से। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट से पूछा गया था, ठीक है, कि जो आपका जो कोशिका है उसका रसोई घर कौन है, तो आपका क्लोरोप्लास्ट है, जिसको हरित लवक भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा जो आपका जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में, जो कि आपका क्या होता है, आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आप बोलोगे मैग्नीशियम पाया जाता है। प्लास्टिड का दूसरा भाग मैंने आपको बताया था ल्यूकोप्लास्ट, इसमें आपको क्या पूछा गया था कि आपका कौन सा ऐसा प्लास्टिड का जो भाग है जो कि क्या होता है, कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, ल्यूकोप्लास्ट। क्यों, क्योंकि ये यहां पाए जाते हैं, ये उस भाग में पाया जाता है प्लांट का जहां सूर्य का रोशनी नहीं पहुंचता है, जैसे कि जड़ हो गया। पहला याद रखिएगा, ये इसमें कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, जो आपका प्लांट में जो आपका भंडारण करता है, ठीक है, आपका खाना का जो भंडारण करता है वो ल्यूकोप्लास्ट करता है, याद रखिएगा। और क्रोमोप्लास्ट क्या था, ग्रीन कलर जो होता है वो आपका क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। ग्रीन कलर को छोड़ के जितना भी कलर होगा वो आपका क्रोमोप्लास्ट के कारण होगा। ग्रीन कलर आपका क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि जो मैंगो, जो आपका जो एप्पल होता है वो लाल होता है, क्यों होता है, एंथोसाइनिन के कारण, ठीक है। जैसे कि आपका और जो आपका टमाटर हो गया वो लाल होता है लाइकोपिन के कारण। तो वो सब जितने भी कलर हैं वो सब क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, ये चीज आपको, तो ये अच्छे से याद रखिएगा। जो प्लास्टिड जो है सिर्फ आपका किस में मिलता है, आपका प्लांट में मिलता है। इसी तरीके से ये भी याद रखना है, सेंट्रोसोम एक कोशिका है, सेंट्रोसोम एक जो आपका कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल्स है, जो सिर्फ एनिमल में मिलता है, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब चीज आपको करवाया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में आपने नहीं देखा होगा। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन आया था कि कोशिकांग का पावर हाउस किसको बोलता है। ध्यान से सुनो कि जो मैं चीज आपको बोल रहा हूं, ठीक है। कोशिकांग का पावर हाउस किसको बोला जाता है, तो आपने बोला कोशिकांग का जो पावर हाउस बोला जाता है किसको बोला जाता है, सबको पता है, वो है आपका किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब माइटोकॉन्ड्रिया से जल्दी से याद करो क्या क्या, उससे पहले मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर पूछेगा पावर हाउस ऑफ सेल तो क्या बोलोगे आप, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा आपको पूछेगा ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, तो आप क्या बोलोगे, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, तो गोल्गी बॉडी, गोल्गी काय या गोल्गी बॉडी, ठीक है। तीसरा आपको पूछेगा ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल मतलब सेल का, कोशिका का ब्रेन किसको बोला जाता है, तो आप बोलोगे न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस केंद्रक। तो याद रखना पावर हाउस ऑफ द सेल आप बोलोगे किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। दूसरा आपको पूछा जाएगा ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, तो आपको क्या बोलोगे, गोल्गी काय बोलोगे। उसके बाद पूछा जाएगा आपका ब्रेन मतलब ब्रेन, कोशिका का ब्रेन, सेल का ब्रेन किसको बोलते हैं, तो न्यूक्लियस को बोलते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा सुसाइडल ब्रेग, आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, सुसाइडल ब्रेग, तो आप बोलोगे लाइजोसोम को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका भी पूछा गया था, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन फैक्ट्री जो हम लोग बोलते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं, ठीक है, राइबोसोम को बोलते हैं, ठीक है। इसमें पर कराने के लिए बहुत सारा चीज है, अभी इतना ही रखो, ठीक है।
उसके बाद गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में देखिए, अब यहाँ पूछा था गौतम बुद्ध से रिलेटेड बुक पूछा था। अब जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, अब मेरी बातों को सुनिए। गौतम बुद्ध का अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले याद रखना गौतम बुद्ध से कि इनका, गौतम बुद्ध से जल्दी जल्दी देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। सबसे पहले पूछा गया था किस कुल से थे, तो याद रखिएगा शाक्य कुल, इसलिए इनको शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता, शाक्य कुल से थे, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, तो सुधोधन, पिता का नाम क्या था, सुधोधन, याद रखना पिता का नाम सुधोधन, सुधोधन। माता का नाम महामाया था, पर उनको मर जाने के बाद क्या होता है, इनका पालन पोषण कौन करता है, प्रजापति गौतमी। तो महामाया और प्रजापति गौतमी इनका माता का नाम, ठीक है। बचपन का नाम इनका क्या था, तो सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ था। इसके बेटे का नाम क्या था, तो राहुल था, राहुल था, राहुल था, ठीक है, राहुल था। और इसका जो सवारी जो चलाता था, घोड़ा जो चलाता था, उसका नाम क्या था, चन्ना था, चन्ना था, चन्ना था, ठीक है, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा कि इनके 3 किताब याद रखिएगा, ठीक है, 3 किताब याद रखिएगा। सबसे पहले होता है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या बताया गया है, तो सुत्त पिटक में जितना भी ये अलग अलग जगह जाके इन्होंने जो सेरेमन्स किए थे, ठीक है, तो सेरेमन्स के बारे में क्या बताया गया है सुत्त पिटक में। विनय पिटक में क्या बताया गया, विनय पिटक मतलब विहार, जो विहार क्या होता है, जहां मोंग, जो बुद्धिस्ट मोंग रहते हैं, तो बिहार में क्या रूल एंड रेगुलेशन होगा विहार में, तो उसके बारे में विनय पिटक में बताया गया है। और अभिधम पिटक में क्या बताया गया है, तो जो भी दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक चीजें जो थी, ठीक है, बुद्ध से रिलेटेड, तो दार्शनिक चीजें कहां बताया गया है, अभिधम पिटक में। विहार का जो रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया है वो आपका विनय पिटक में, और सुत्त पिटक में सेरेमन्स के बारे में बताया। एस फॉर सुत्त पिटक, एस फॉर सेरेमन्स, वी फॉर विहार, वी फॉर आपका विनय पिटक। तो विहार के बारे में, विहार में जो रूल एंड रेगुलेशन, विहार मतलब क्या, जो जहां मोंक लोग रहते हैं, तो याद रखना ये तीनों, ठीक है। सुत्त पिटक तो सेरेमन्स के बारे में, विनय पिटक तो विहार में जो रूल एंड रेगुलेशन रहेगा, और अभिधम पिटक जो दार्शनिक बातें थी, ठीक है, इनका वो इसमें बताएगा। और एक था आपका जातक कथाएं, तो जातक कथाएं जो था इनके पूर्ण जन्म के बारे में जो बात किया गया है, जातक कथाएं में बात किया गया है। एक और आपको याद रखें अंगुत्तर निकाय, ये भी बुद्ध, ये भी आपका मतलब क्या है, बुद्ध टेक्स्ट है, मतलब, ठीक है। तो पूछा जाता है 16 महाजनपद के बारे में किस बुद्ध ग्रंथ में बताया गया है, तो आपको याद रखना अंगुत्तर निकाय, आपको अच्छे से ये चीज याद रखना है। वही कौन सा ऐसा जैन ग्रंथ है जिसमें आपको 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है, तब आप क्या बोलोगे, आप भगवती सूत्र बोलोगे, ठीक है। तो इतना चीज। अब जो बुद्धा से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 4 इनका क्या हुआ था आपका, और याद रखिए इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 563 बीसी में हुआ था। 560 बीसी कहां, लुम्बिनी आपका नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनका देहांत कब हुआ था, तो 468, ठीक है। कभी अगर कुछ गलत लिखा जाए तो थोड़ा समझना है, ठीक है, जब बोलते रहोगे कभी कभी हो जाता है। तो 563 बीसी में इनका जन्म हुआ, और 483, ठीक है, 483 बीसी में क्या हुआ, इनका देहांत हो गया। कहां हुआ, तो आपका मल महाजनपद आपने सुना होगा, तो मल महाजनपद का जो आपने कैपिटल सुना होगा खुशीनगर, तो खुशीनगर में इनका कहां हो गया था, यूपी में अगर देखोगे तो खुशीनगर में इनका देहांत हो गया था, ठीक है। सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश कहां दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। ये चीज आपको याद रखना है, श्रावस्ती में दिया था, ठीक है। अब याद रखो इनका जो मेन जो आपको याद रखना है कि इनका 4 क्या हुआ था, बुद्ध काउंसिल हुए थे, बुद्ध काउंसिल। पहला वाला याद, अब देखो इसको लिखते नहीं है तो टाइम लगेगा, मेरे साथ रिवीजन करो, पीडीएफ में भी दिया हुआ है। सबसे पहला जो इनका जो बुद्ध काउंसिल हुआ था, ठीक है, जो समितियां होते बुद्ध समितियां, सबसे पहले जब इनका देहांत हुआ था 483 में हुआ। पहला कहां हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। कहां हुआ, राजगीर में हुआ, ठीक है। इसमें राजा कौन था, तो अजातशत्रु, अजातशत्रु। दूसरा कहां हुआ, 383 में हुआ, ठीक है। पहला 483 बीसी, दूसरा आपका 383 बीसी कहां हुआ, वैशाली में हुआ, ठीक है। इस समय राजा कौन था, तो काला अशोका, काला अशोका। तीसरा कहां हुआ आपका 250 बीसी, ठीक है, 250 बीसी में हुआ। ये कहां हुआ, तो आपका पाटलिपुत्र में हुआ। इस समय राजा कौन था, तो अशोका था, ठीक है। और लास्ट वाला आपका कहां हुआ था, प्रथम ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ था आपका कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर में। कौन था, राजा कौन था, तो कनिष्क था, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, कि बुद्ध को भगवान का दर्जा किसके शासनकाल में दिया गया था, तो कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। बुद्धिज्म जो है 2 भागों में बट गया था, ठीक है। आपका बुद्धिज्म जो है 2 भागों में बट गया था। वो कब बटा था, तो ये 14 जो ये 4th
बुद्ध काउंसिल जो हुआ था उसके बाद ही बढ़ गया था। याद रखिएगा 483 में जो हुआ था अजात शत्रु के समय, ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन था? ये जो समिति हुआ था इसका अध्यक्ष कौन था? जल्दी से बताइए कौन था? और इस समय कौन था? इस समय कौन था? और इस समय कौन था? तो याद रखिएगा सबसे पहले नीचे का अगर हम लोग बात करें तो इस समय था वासुमित्र अध्यक्ष था, ठीक है, वासुमित्र अध्यक्ष था। और उपाध्यक्ष कौन था? तो अश्वघोष। अश्वघोष वही है जिसने बुद्ध चरित्र लिखा है, जिसने सौंदरानंद भी लिखा है। बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है किसने लिखा है। तो आपका बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद आपको याद रखना है किसने लिखा है। बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद किसने लिखा है? आपका अश्वघोष ने लिखा है, याद रखना अश्वघोष ने लिखा है, ठीक है। और आपका जो चौथा वाला बुद्ध काउंसिल हुआ था इस समय कौन था आपका? तो वासुमित्र और अश्वघोष क्या था? इन दोनों ने मिलकर करवाया था, मतलब अध्यक्ष वासुमित्र और उपाध्यक्ष आपका अश्वघोष। जो तीसरा वाला जो हुआ था इस समय कौन था आपका? तो ये था, आपको याद रखना है, मुगलपुत्र तीसा था, ठीक है। और यहां कौन था? पहला और दूसरा में कौन था? जल्दी से बताओ, ठीक है, कौन था? तो यहां था आपका महाकश्यपा और यहां था आपका सवाकर्मी था। एक बार चेक कर लेना, आपका पूरा का पूरा ये 4 कम से कम आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है, राजा और आपका ये, ठीक है। चलो ये हो गया, तो बुद्ध के बारे में था, ठीक है, उसका बुक के बारे में बता। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने सब बहुत अच्छे से याद किया। बांग्ला आपका बांग्ला देखते हो तो जब बहुत अच्छा बांग्ला तो उसको टक टक देखने लगते हैं। यूरोप का मैंने पूरा याद करवा दिया, अफ्रीका का भी मैंने पूरा याद करवा दिया, ठीक है। तो प्लीज आप जाके आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, मतलब ऐप पे जो कनेक्टेड है। तो देखिए बांग्लादेश का क्या है, बांग्लादेश का पूछा था, तो बांग्लादेश का याद रखिएगा टका है, बांग्लादेश का टका है। अब आमने सामने का याद करो, याद रखो नेपाल का क्या है? तो रूपी है, जैसे भारत का रूपी तो उसका भी रूपी है, ठीक है। उसके बाद अगर चाइना का देखोगे, चाइना का याद रखा युआन या रेन मिनबी, ये दोनों पूछा था कि चाइना का दूसरा क्या है? तो युआन के साथ रेन मिनबी, ठीक है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। श्रीलंका को याद रखोगे, रूपी ही याद रखोगे, ठीक है। और आप याद रखिएगा जो मॉरिशियस है, मॉरिशियस का क्या है? आपका रूपी है, ठीक है। बट इंडोनेशिया का क्या है? रुपया है। इंडोनेशिया का क्या है? रुपया है। इंडोनेशिया का क्या है? रुपया है। भूटान का क्या है? एनगुल्ट्रम, मेरे साथ बोलो, भूटान का क्या है? एनगुल्ट्रम। भूटान का क्या है? एनगुल्ट्रम। और भूटान के साथ साथ याद रखोगे किसका? आपका म्यांमार का क्या है? क्यात है, क्यात, ठीक है। तो युआन है, आपको याद रखा है, युआन या रेन मिनबी चाइना का है, एनगुल्ट्रम जो है आपका ये भूटान का है, क्यात जो है आपका ये कहां का है? क्यात जो है आपका म्यांमार का है, ठीक है। बांग्लादेश का आपका टका होता है, ठीक है। और पूरा अफ्रीका वाला भी याद करके जाना। गांधी जी भारत कब लौटे थे? अगर गांधी जी का आप लोग बात करें 1869 में इनका जन्म हुआ था, 1893 में, ठीक है। जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1869 को आपका जन्म हुआ था गुजरात में, ठीक है। और इनका जो देहांत हुआ था इसलिए पूछा जाता है, तो 30 जनवरी, ठीक है, 1948 को इनका देहांत हो गया था। क्वेश्चन आपको पूछा गया था 30 जनवरी से, क्या पूछा गया था कि शहीद दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। गांधी जी याद रखिएगा कितने साल रहने के बाद आपका वापस आए थे? तो आपका 21 साल रहने के बाद आपका ये भारत वापस आए थे। कब आए थे? जल्दी से बताइए, ठीक है, कब आए थे? तो ये 1909 जनवरी 1915 को आए थे, ठीक है। इसीलिए क्या होता है 9 जनवरी को, एक बार चेक करना, 9 जनवरी ही था, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को क्या हुए थे? ये भारत आए थे, ठीक है। और तभी क्या होता है वर्ल्ड वॉर 1 का समय चल रहा होता है। और जो ये क्या करते हैं कि भारतीयों को क्या करना चाहिए? आपका ब्रिटिश का सपोर्ट करना चाहिए वर्ल्ड वॉर में। इसीलिए इनको क्या होता है केसरे ए हिंद का भी उपाधि दिया जाता है ब्रिटिश की तरफ से, क्योंकि ब्रिटिश का ये सहयोग करते हैं। तो ब्रिटिश के द्वारा इसको केसरे हिंद का उपाधि दिया जाता है। बट वही भारतीयों के द्वारा इनको क्या कहा जाता है? भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? आपका ब्रिटिश का सपोर्ट करते हैं। तो 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए थे। बाकी बहुत अच्छे से डिटेल में आपको करवाया हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी देखिए बहुत अच्छे से आपको करवाया जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। एक अब ये सीरीज चलते रहेगा, ठीक है। तो हर दिन हम लोग कोशिश रहेगा कि कल कम से कम 2 घंटे का क्लास लिया जाए और मैक्सिमम चीज जो यूनिक क्वेश्चन है उसको आपको कंप्लीट कर दिया जाए। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं चीज बता रहा हूँ बस उतना कर लीजिए, आपका सिलेक्शन भी श्योर है। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।